सरला के 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटा बेटा रोहित था। घर में रोहित ही शादी के लिए कमारा बचा था। सरला उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। सरला की तलाश मोनिका नाम की लड़की पर जाकर खत्म होती है। मोनिका दिखने में बेहद खूबसूरत थी, साथ ही दहेज में ढेर सारा सामान भी लाने वाली थी, जिस वजह से सरला मोनिका को बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन सरला अपनी बड़ी बहू कविता से कहती है, अरे बहू जल्दी से काम कर ले, शाम को हमने मोनिका के लिए हार भी लेने जाना है और गहने भी तो देखने हैं उसके लिए। वो तो ठीक है सासू माँ, लेकिन आप छोटी देवरानी के लिए ही शॉपिंग करेंगी या अपनी बड़ी बहू को भी कुछ दिलाओगी? आखिर शादी तो हमारे देवर की है ना। तो जाकर अपने पति से मांग, नहीं तो अपने बाप के घर से लेकर आ। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ उगाया है? मैं तो अपनी सबसे छोटी बहू, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है और अच्छे घर से भी है, मेरे लिए खूब सारा दहेज ला रही है। मैं तो उसको ही सब दूंगी। तूने तो मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छा जी, घर का सारा काम आपकी सेवा हम करें और आप कह रही हैं कि हमने आपके लिए किया ही क्या है? वाह 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 वाह। कविता बहू, शादी ब्याह वाला घर है, बेकार का समय बर्बाद करने से बेहतर है कि सारी तैयारियां अच्छे से कर ली जाए। आज मुझे गहने बनवाने जाना है, फिर कल कैटरिंग वाले के पास जाना है, बहुत काम है मुझे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेना। वैसे भी आजकल असली नकली में फर्क ही क्या है, सब एक जैसा ही तो है। रहने दो सासू माँ, इस दिखावे की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर वालों ने हमें इतना तो देकर भेजा ही है कि हमें दिखावे की जरूरत ना पड़े। जरूरत नहीं है तो फिर मांग क्यों रही है? और मैं तो वैसे भी कह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे पास है पहन लेना। चल अब देर मत कर और मेरे साथ सुनार की दुकान पर चल। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू सुनार की दुकान पर जाकर खरीदारी करने लगती हैं। तभी कविता की नजर वहाँ रखी पायल पर जाती है। वो अपनी सास से धीरे से कहती है, सासू माँ ये पायल कितनी सुंदर लग रही है, प्लीज मुझे पायल दिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चुप रह, जब देखो कुछ न कुछ। हम इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। सामान में मैंने थोड़ी हल्दी रख ली थी, लाओ मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी भरकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे उमेश और ललिता अपने परिवार के साथ इस बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर ललिता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले दिन ललिता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को काटने छिलने लगी। ललिता तुम क्या कर रही हो? भाभी तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। बंटी के बापू के भी कल पैर में चोट लग गई। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वो हम गाँव वालों के कुछ तो काम आएगा। हाँ ललिता, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौच जाने की जरूरत होती है। वो इस बाढ़ में बहुत परेशान हो रही है। अगर ये लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आराम से निकल जाएंगे। ललिता, हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, जिस कारण हमें शौच की जरूरत होती है। गंदगी में शौच करने से हम औरतों को कोई बीमारी ना लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारे साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी ललिता का साथ देते हैं। गांव की बाकी औरतें भी ललिता का साथ देने के लिए आ गयी। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काटकर इकट्ठा किया और धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवारें खड़ी हो गयी। और कड़ी मेहनत और लगन से ललिता ने लकड़ी, कील और खपच्चियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर दिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गाँव की औरतों को बहुत आराम मिल गया था। अब ललिता, तुम्हारे प्रयासों को देखकर हमने सोचा है कि हम और भी लकड़ी का शौचालय निर्मित करवाएं, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और उमेश को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ी के और भी शौचालय बनवा देंगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव में अब लकड़ी के शौचालय बन चुके थे, जिसकी पहल ललिता ने की थी। अगर ललिता जैसी हिम्मत हर व्यक्ति में आ जाए तो वो किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। ये बात